हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, कई बार हमारे पास कोई चुनौतियां आ जाती हैं या फिर हमारे पास कोई ऐसा कार्य आ जाता है, ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है जिसका हमारे पास पूर्ण अनुभव नहीं होता है या हम उसको नहीं कर पाते हैं, जबकि वह काम बहुत आवश्यक होता है। तो आइए आज हम उस कार्य को कैसे बेहतर ढंग से निभा सकते हैं, इस पर बात करते हैं। ऑस्ट्रिया के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर सिगमंड फ्रेड, जिन्होंने कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है, उनके अनुसार एक विषय साइकोडायनामिक्स है जिसके अंतर्गत हम अपने इस कार्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आज साइकोडायनामिक्स लेकर मैं आपके सामने कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। साइकोडायनामिक्स, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, इसमें दो शब्दों साइको और डायनामिक्स का उपयोग हो रहा है। साइको का मतलब होता है साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जानते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसमें कि हम मानव की सोच, भावनाओं और व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जबकि दूसरी तरफ डायनामिक्स गणित का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के चलने के व्यवहार को स्टडी करते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और वो वस्तु अगर चल रही है तो उसकी चलती हुई स्थिति को ही हम डायनामिक्स या गतिकी कहते हैं। अब हम साइकोडायनामिक्स को समझने के लिए साइकोलॉजी और डायनामिक्स का आपस में मिलान कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अब हम समझ पाएंगे कि हमारे अंदर जो सोच, भावनाएं हैं, वो डायनामिक्स के कारण, गति के कारण किस प्रकार से हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर सकती हैं। यह मोटे मोटे रूप में साइकोडायनामिक्स बन जाता है। इसको और करीब से जानने के लिए हम सबसे पहले सोच पर बात करते हैं। सोच दो प्रकार की होती है। पहली हमारी वह सोच जो कि अपने आप हमारे अंदर बिना प्रयास के या मन को बगैर बाध्य किए हुए हमारे अंदर चलती रहती हैं, और ये सोच माइल्ड होती हैं, छोटी होती हैं, और ये हमारे शरीर पर असरदार नहीं होती है। दूसरी प्रकार की सोच जिसको हम बाध्य करके तैयार करते हैं, हमारा मन जिस भी स्थिति में हो, लेकिन हम अपने मन को बाध्य करके जो सोच तैयार करते हैं, उसकी तीव्रता, उसकी स्ट्रेंथ और पावर ज़्यादा होती है और वो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा प्रभाव डालती है। डॉक्टर कार्ल जॉनसन के अनुसार यह सोच एक माइल्ड यानी कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है। जब सोच बड़ी होती है, तीव्र होती है, यानी कि हमारे द्वारा रचित होती है या मेहनत करके उसको बनाया जाता है, तो इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। और दोनों स्थितियों में, चाहे वो सोच कमज़ोर हो, चाहे वो बड़ी हो, उच्च तीव्रता वाली हो, इन दोनों स्थितियों में हमारे माइंड के अंदर इसका इमेज बनता है, चित्र बनता है, 3D पिक्चर बनता है। जब सोच कमज़ोर होती है तो ये चित्र क्षणिक होता है और उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है, टिकाव नहीं होता है।
लेकिन जब ये सोच बड़ी होती है, इसकी तीव्रता बड़ी होती है, तो ये चमकदार, असरदार बन जाती है। यानी कि हमारा सोच जब बड़ा होता है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर भी उसकी जो छवि है, इमेज है, वो भी प्रभावशाली हो जाती है। इस प्रकार से हमारे अंदर छवियां बनती हैं। अब यहाँ पर ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हमारी भावनाओं का जब इन छवियों पे, इमेजेस पर हम प्रभाव डालने की या समझने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है। ये जो छवियां अभी तैयार हुई सोच की वजह से, अगर हमारी भावनाएं, इमोशंस अच्छे हैं, बड़े हैं, कंसिस्टेंट हैं, से मिलते जुलते हैं, तो अब तो ये चित्र, ये छवियां, इमेजेस और बड़ी हो जाती हैं। लेकिन यदि हमारी भावनाएं इनके प्रति अच्छी नहीं हैं तो ये छवियां या इमेजेस अब फिर से छोटी हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो इमोशंस हैं, ये इन छवियों को बड़ा या छोटा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक अब जब ये इमोशंस के कारण ये छवियां जो कि सोच से बनी हुई हैं को बड़ा छोटा होते देख करके, समझ करके, अभी सीधे सीधे हमारे शरीर के अंदर एक्शन करनी शुरू कर लेती हैं और इन्हीं के कारण अब हमारा व्यवहार डिसाइड होता है। हम यदि अच्छा व्यवहार चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों के पसंदीदा काम करना चाहते हैं, या फिर हम जो चुनौतियां हैं या जो जहां पर भी हमें ये लग रहा है कि इस कार्य को मुझे बेहतर ढंग से करना है, तो उनके हिसाब से हमें अपने अंदर सोच विकसित करनी होगी। कहने का कुल मिलाकर के ये अर्थ निकलता है कि जिस प्रकार से हम अपने अंदर सोच डालेंगे, भावनाएं तैयार करेंगे, उसी तरह से हमारा शरीर काम करेगा, यानी कि हमारा वही व्यवहार होगा। इसी को ही हम साइको डायनामिक्स कहते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे कि साइको डायनामिक्स और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। इसके लिए हम अब डायनामिक्स की हेल्प लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कभी किसी वस्तु पे कोई बल लगाया जाता है और वो वस्तु अब तैयार हो जाती है चलने के लिए, लेकिन जैसे ही हमने वो बल उस वस्तु पे लगाया, ठीक उसी समय उस वस्तु पर हमारे लगाए गए बल के विरोध में 3 प्रकार के बल लगने शुरू हो जाते हैं। ये बल पहले से उसके अंदर नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने इस वस्तु को चलाने के लिए इस पे बल लगाया, कोशिश की, ठीक उसी समय इस वस्तु पे ये 3 बल आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला है जड़त्व बल। जड़त्व बल किसी भी वस्तु के अंतर्गत उसकी वो टेंडेंसी या वो व्यवहार होता है जिसमें कि वह चलने का विरोध करता है या रुकने का विरोध करता है। चल रही है तो रुकने का विरोध करेगी, रुकी हुई है तो चलने का विरोध करेगी। यह उस वस्तु की जड़त्व के अंतर्गत आता है। और दूसरा है, जब वो वस्तु चलाने की स्थिति में होती है, उसको चलाने की कोशिश की जाती है, तो उसी समय जो वो वस्तु जिस सतह पे रखी गई है
सतह के कारण उस वस्तु पे हमारे लगाए गए बल के विपरीत में एक बल काम करने लगता है, जिसे कि हम घर्षण बल कहते हैं। और तीसरा, जब हम वस्तु को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरे सराउंडिंग के कारण, माध्यम के कारण इस वस्तु पे लगाए गए बल के विरोध में एक बल कार्य करता है, जिसको कि प्रतिरोध बल कहते हैं। इन सब को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, इस वस्तु पर जबकि ये इस पर कोई बल कार्य हमारे द्वारा नहीं लगाया गया, उस समय कोई भी फोर्स हमारे विरोध में काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उस वस्तु पे फोर्स लगाया, ताकत लगाई, चलाने की कोशिश की, ठीक उसी समय ये तीनों के तीनों बल हमारे विपरीत में खड़े हो गए। और इस प्रकार से बहुत स्पष्ट है कि यदि हम इस वस्तु को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन तीन बलों को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इनके बराबर, इनको ध्यान में रखते हुए हमें पहले एक बल लगाना पड़ेगा, और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तब ये वस्तु चलने की स्थिति में होगी। ठीक इसी प्रकार से हमें जब कोई कार्य करना होता है और वो अगर चैलेंजिंग है या नया है, और हम अपने माइंड के अंदर ये सोचते हैं तीन प्रकार से। पहला प्रकार है, मैंने तो ये कार्य कभी पहले किया ही नहीं। ये कहना ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि वस्तु को चलाने के लिए इनर्शिया विपरीत में काम कर रहा है। दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि पता नहीं मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं, और इसके कारण जो ठीक वैसे ही हमारी स्थिति हो जाती है जो कि घर्षण बल के कारण उस वस्तु की हो रही थी। यानी हमारा ये कहना एक घर्षण बल के जैसा ही है। और जब हम यह कहते हैं कि अगर मैंने ये कार्य शुरू किया तो लोग क्या सोचेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो ये ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से उस वस्तु में रेसिस्टेंस फोर्स या अवरोध बल कार्य कर रहा था। अब हमें अपने अंदर भी इसी प्रकार का एक प्रतिरोध बल हमें आगे बढ़ाने से रोकता हुआ तैयार मिल जाएगा। यानी कि जो हम बाहर की दुनिया में सोचते हैं वही सब कुछ हमारे अंदर भी होता है। मैं इस संबंध में पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी सोच के कारण चित्र बनते हैं, संरचनाएं बनती हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और वे जो बाहर की वस्तुएं होती हैं उनका इमेज हमारे अंदर ये होता है। इस प्रकार से संरचना बनती है, और जो घटनाएं बाहर होती हैं वही घटना हमारे अंदर भी इस प्रकार से हो जाती हैं। अब यदि हम उसमें जो पहला जड़त्व बल था, घर्षण बल था, और तीसरा इसमें था प्रतिरोध बल, इसको अपने अंदर ये जो पहले शब्द उपयोग किए गए हैं जिनके कारण हमें दिक्कतें आ रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, यदि हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें तो बहुत क्लियर है कि हमें अपने लिए सही शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हम जो जड़त्व बल था उसके लिए कह सकते हैं, ये कार्य ये तो मैं सबसे ज़्यादा इसमें पसंद कर रहा हूँ। दूसरा, इस कार्य को तो मैं कई बार कर चुका हूँ। और तीसरा, जब मैं इस कार्य को करूँगा तो लोग इसकी तारीफ कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं
प्रेरणा के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ये एक नया माइंडसेट है जो कि पॉजिटिव माइंडसेट है। और अब पहली वाली छवि के स्थान पे जब हम अपने अंदर इस प्रकार की छवि बना लेते हैं तो यह छवि हमें आगे की ओर ले जाती है। और जब हमें इसको मन के अंदर इस प्रकार से समझ लेते हैं तो शारीरिक रूप से भी हमारा एक्शन यही हो जाता है, हमारा व्यवहार भी इसी के कंसिस्टेंट हो जाता है। यही है साइकोडायनामिक्स। साइकोडायनामिक्स के द्वारा हम किसी भी बड़े से बड़े काम को भी सरलतापूर्वक कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।